डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 12th क्लास मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले हम आज ही के वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको फार्मूले को इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में सारे फार्मूले आपको मिल जाए। हालांकि सारे फार्मूले हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक में ज़रूरत के हिसाब से बता चुके हैं, फिर भी सारे 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 फार्मूले एक ही जगह हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सारे इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आ जाएं। तो मैं आज सारे फार्मूले की वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant n does not equal to -1। तो इस फार्मूला कैसे आया, इसको बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन, हालांकि आप पहले जान चुके हो, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन होता क्या चीज़ है। तो आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन भी पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। कहा गया इंटीग्रेशन इज इन एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ, कहा गया इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। अब समाकलन क्या होता है थोड़ा सा हम बता देना चाहूँगा। मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो लिखा जाएगा, या कैपिटल स्मॉल ही रहने देते हैं, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मान लिया इसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ लेते हैं, कैपिटल एफ ले लिया, इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद आ गई एफ एक्स आ गई। तो एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट की तो एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स आ गया। देयरफॉर इसके लिए निशान ये होता है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रल दो तरह का होता है। इंटीग्रल दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो जितने सारे फार्मूले हम बता रहे हैं ये सब इनडेफिनिट इंटीग्रल के होते हैं। तो यहाँ पर जो है फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो, क्योंकि कांस्टेंट सी है, अब कांस्टेंट सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होगी, इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, डिफिनिट नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। वह प्रक्रिया, वह तरीका जिससे हम अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव या अवकलज ज्ञात करते हैं, उसको हम अवकलन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें हम किसी दिए हुए फंक्शन का क्या निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया हमने, कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, देयरफॉर इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ये हुआ डिफरेंशिएशन, ये हुआ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बिल्कुल डिफरेंशिएशन से निकला हुआ है। आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद होने चाहिए। अगर इंटीग्रेशन का फार्मूला कहाँ से निकला है? डिफरेंशिएशन से निकला है। अगर आपको डी बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स याद है तो इसी से ही निकल रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स है, साइन एक्स का अवकल गुणांक कास एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा। इस यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाले हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स है, साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल समाकल साइन एक्स होगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के। ऐसे सारे फार्मूले हैं। जैसे मैं पहला फार्मूला लेता हूँ तो आपको डिफरेंशियल तो ज़ुबानी याद होना चाहिए, और उसके बाद जब आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद रहेंगे तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आप खुद बना सकते हो। अगर बाई द वे याद तो इसको भी करना है आपको, लेकिन बाई द वे अगर आप भूल गए हो तो उसको निकाल सकते हो। जैसे ये वाला फंक्शन हम लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना है। एन प्लस 1 क्या है? एन क्या है? कांस्टेंट है, तो ये 1 अपॉन एन प्लस 1 बाहर ले लेंगे तो बचा क्या? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बचा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1। एक कैंसिल हो गया तो क्या आया? एक्स टू द पावर एन आ गया। आप देख रहे हो, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो एक्स टू द पावर एन आ गया। इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन है, इसका अवकल गुणांक एक्स टू द पावर एन है, यानी ये आया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 टोटल अपॉन एन प्लस 1। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। क्या हम कहेंगे कि एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का डेरिवेटिव या अवकलज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकल गुणांक एक्स टू द पावर एन है, इसलिए एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल ये फंक्शन होगा। यानी ऐसे 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 implies that integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है इसलिए कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट लगा दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी n इक्वल टू माइनस 1 के लिए ट्रू नहीं है। क्यों? n इक्वल टू माइनस 1 रख दो तो 0 बन जाएगा, इसलिए n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। चलिए और लेते हैं इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। कहाँ से आया? आप जानते हो d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये फॉर्मूला है। क्या इसको पढ़ोगे? d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x पढ़ोगे, या पढ़ोगे डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। आप कभी नहीं पढ़ोगे डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे नहीं पढ़ोगे। डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x पढ़ोगे, या d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। क्या होता है? दिस इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x log a बेस e। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव a आ गया, इसलिए इसका अच्छा log a कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? log a से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x अपॉन log a बेस e इज इक्वल टू a टू द पावर x। ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ये हुआ तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरीके से इंटीग्रल क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस सी। हाँ, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, बार बार इसका यूज होता है। इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि किसी कांस्टेंट का आप जो डिफ्रेंशिएट करते हो, जैसे मान लीजिए सी कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ गया, देयरफॉर जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, सी होगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी एक्स इज इक्वल टू सी के। क्लियर। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस सी, कहाँ से आया है आप जानते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स होता है। इंटीग्रेशन tan x इज इक्वल टू sec डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये जानते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x एंड प्लस कांस्टेंट के। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होगा, लेकिन जब दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये क्या चीज है, ये इंटीग्रल है किसका, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का ये समाकल है, इस फंक्शन का ये क्या है, समाकल है। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। फार्मूला नंबर 11, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन एक्स कॉस एक्स tan x cot x कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये कैसे आया, आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। आप देखिए, आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स है, साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स है, और आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के। फिर देखिए इस फार्मूले को देखते हैं, डिफरेंशियल ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। माइनस से गुणा कर देंगे इधर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, इसमें क्या करें, ठीक है। फिर अब आप tan x का नहीं जानते हो, यानी हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्स प्रोसेस, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका डेरिवेटिव या जिसका अवकल गुणांक या जिसका अवकलज tan x हो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हैं उसी का
ये इंटीग्रल होता है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो गया। ऐसे ही हमने इसको ऐसे लिखा, तो लेकिन यहाँ पर tan एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के 3 मेथड हैं जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। उससे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan एक्स की वैल्यू निकालेगी। जैसे मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि log cos x को डिफरेंशिएट करोगे, log cos x का डेरिवेशन निकालोगे तो tan x आ जाएगा। देखिए कैसे आया, tan x कैसे आ रहा है, tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, इस इज इक्वल टू sin x बाई cos x dx ऐसे लिखा। cos x को पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी आ गई, और cos x को हमने टी माना है, तो माइनस डी टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया तो डी टी बाई टी, और आप जानते हो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होता है मॉड, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी एंड प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ cos x एंड प्लस सी। तो इंटीग्रेशन tan x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी क्या गया। तो हमने जो यहाँ बताया था, अभी जो आपको डिफिनेशन दिया हमने कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और हमने कई एग्जांपल देकर के आपको बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, साइन एक्स का अवकल गुणांक cos x है, तो cos x का इंटीग्रल sin x होगा, cos x का इंटीग्रल sin x है। तो ऐसे ही इसका मतलब हुआ कि जो है ये tan x log cos x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें tan x का, cot x का, cosec x का, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया गया है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये तरीका बताया गया। क्लियर। ऐसे ही जैसे हमने tan x को हमने इंटीग्रेट कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, ऐसे ही cot x करेंगे। अब आई बात, यहाँ माइनस लॉग cos x प्लस सी और एक लिखा है log sec x, ये कैसे आ गया, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, इसे लिख सकते हैं log ऑफ cos x पर माइनस 1 पावर एंड प्लस सी के, दिस इज इक्वल टू log ऑफ cos पर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, यानी sec x हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट के। तो दोनों फार्मूला एक है, माइनस log ऑफ मॉड cos x या log ऑफ मॉड sec x। चलिए ये 3 फार्मूले जो दिए हुए हैं, tan x, cot x, cosec x और एक, ठीक है, इसको हमने किस मेथड से लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लगाएंगे। क्लियर। अब आते हैं साइन इनवर्स का, इस फार्मूले पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। क्लियर। एक फार्मूला यहाँ पर छूट गया है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, यहाँ पर एक फार्मूला छूट गया है, इसको लिखेंगे हम, क्योंकि cot x लिख लिया, cosec लिख दिया, sec x छूटा हुआ है, तो इसको 15 मान लिया और हम यहाँ 16 पर जो है इस बीच में यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला। इंटीग्रेशन छूटा हुआ है, इंटीग्रेशन sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ
sec x प्लस tan x log ऑफ sec x प्लस tan x एंड प्लस कांस्टेंट के दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ sec x माइनस tan x एंड प्लस कांस्टेंट के। ये फार्मूला यहाँ पर छूट गया है, इसको यहाँ पर आप ऑर्डर में कर लीजिए तो हो जाएगा 16 नंबर पर, यहाँ पर 16 नंबर आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 17, ये फार्मूला नंबर 18, ये फार्मूला नंबर 19 हो जाएगा, ये फार्मूला नंबर 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स के बाद इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स यहाँ पर आप लिख लेंगे। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस, ये जो है tan एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स और सेक एक्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फार्मूले को लाए हैं। अब आते हैं फार्मूला नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको साइन इनवर्स एक्स का अवकलन याद होगा, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। तो आप अगर इंटीग्रल कोई फार्मूला भूल भी जाते हो तो इस तरीके से आप उसको फार्मूला को बना सकते हो, लेकिन शर्त है कि आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले बिल्कुल जुबानी याद होने चाहिए। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कास इनवर्स एक्स, तो आप जानते हो कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का उल्टा यानी इंटीग्रल कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कास इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। ऐसे ही इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्यों कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1/, इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रल 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर। अब चलते हैं अगले फार्मूले पर। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/a cos ax प्लस सी। कैसे आया, ए एक्स है तो cos x हो गया और x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है 1/a हो गया, ऐसे 1/a यहाँ भी देखिए 6 फार्मूले में 1/a हो गया। आया कैसे देख लेते हैं, अगर आप कहीं डाउट होता है तो उसका डेरिवेटिव निकाल करके चेक कर लो। देखिए डिफरेंशियल ऑफ साइन ए एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस ए एक्स इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो ए इंटू 1, दिस इज इक्वल टू हो गया ए कॉस ए एक्स हो गया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव ए कॉस एक्स हो गया, तो इसका जो है इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है
इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए एक्स अपान ए 1/a होगा, तो ए जो है यहाँ इसके अंदर कर लेंगे इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स के, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपान ए के, साइन ए एक्स अपान ए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a इंटू साइन ए एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही आप cos x का भी निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू, देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos ए एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए एक्स इंटू ए इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स हो गया, माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर माइनस 1/a डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स हो गया, माइनस को अंदर कर ले रहे हैं, अब कांस्टेंट को भी डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपान ए इज इक्वल टू साइन ए एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस ए एक्स अपान ए आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a इंटू कॉस ऑफ एक्स। इस तरीके से आप जो है डेरिवेशन की सहायता से, आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की सहायता से अगर कहीं डाउट होता है तो उसको आप खुद बना सकते हो फार्मूला। अब देखते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx ये कैसे आया, डी बाई डी एक्स इसको जो है e टू द पावर ax को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ax, और ax क्या हो जाएगा a इंटू 1 दिस इज इक्वल टू a e टू द पावर ax, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx इज इक्वल टू 1/a इंटू e टू द पावर ax एंड प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही इन सब फार्मूले को आप निकाल सकते हो, क्लियर। अब जो फार्मूले आपको हमने बताया वो सब बेसिक फार्मूले ऑफ इंटीग्रल थे, इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं। फार्मूला नंबर 45, इसमें स्पेशल टाइप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन 12 का यूज होता रहता है, इसलिए आपको ज़ुबानी यहाँ पर याद होना चाहिए। आप यहाँ पर ये नहीं कहोगे कि सर जो है डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वहाँ पलट लेंगे, उल्टा करके चेक कर लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेटिव 1/x² माइनस a² आएगा, बल्कि ये सारे फार्मूले डिराइव किए गए हैं, इनका डेरिवेशन किया गया है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इंटीग्रेशन करने की 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं, आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, 3 तरीके हैं। ये सारे फार्मूले जो यहाँ पर हैं ये इनको जो है उन्हीं विधियों में से इनका डेरिवेशन किया गया है, इनको प्रूव किया गया है, क्लियर। तो आपको जो है जब बताया जा रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहाँ पर उसका डिराइव किया गया है, आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो। इंटीग्रेशन dx अपान x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉडुलस x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन dx अपान, यहाँ देखिए पलट गया है, x² माइनस a² था, a² माइनस x², और बाकी चीजें वही हैं। जब यहाँ पलट गया तो ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। जब ये माइनस x² पहले था तो माइनस x माइनस a अपान x प्लस a, यहाँ माइनस है
ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका प्रयोग बार बार होता है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ध्यान देना है, फार्मूला अदल बदल जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कास इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ऐसे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए माइनस इंटू कोसेक इनवर्स एक्स अपान ए। एंड इंटीग्रेशन एक्स रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के। एंड लास्ट है 56 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। क्लियर? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 तरीके बताए गए थे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन बीज द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। इसको खंडशः समाकलन। इनको आंशिक भिन्न मेथड, 3 तरीके। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो पीछे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल बताए गए थे, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उन सब फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करके निकाला गया। क्लियर? लेकिन इसके अलावा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ताकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ चूँकि हमने 3 तरीका बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं सबको जो है एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन कब से प्रयोग किया था। मान लीजिए कोई फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। नहीं, इसको नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। आई इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इंटेग्रैंड में, समाकल में किसी एक पार्ट का डेरिवेटिव करने पर दूसरा पार्ट उसी में मौजूद हो। देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर डेरिवेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, उसका अवकलन करोगे तो 2x ही आएगा। तो ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पुट करेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी पे। अब उसके बाद इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या आ जाएगा,
तो हमने कहा था कि इंटीग्रैंड के किसी एक पार्ट को मानने पर दूसरा पार्ट उसमें मौजूद होना चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मान लिया तो 2x की वैल्यू निकल गई। तो ऐसे ही इंटीग्रैंड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके ही इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2x dx के स्थान पर dt हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 के स्थान पर हो गया ठीक है। आई इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x होता है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉड t एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ t यानी x स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट के, हमारा यही आंसर हो गया। तो किस मेथड से हमने इसको लगाया, इसको हमने लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगता है तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर गौर करते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट में क्या होता है, फंक्शन में दो फंक्शन का मल्टीपुल होता है, u इंटू वी, माना एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको इसलिए कहते हैं प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं, मल्टीपुल ऑफ टू फंक्शन। तो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अब बड़ा ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर dx लगा देंगे। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, पहले फंक्शन को हम फर्स्ट मान लिया 1 लिख दिया और दूसरे फंक्शन को हमने सेकंड मान लिया, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। पढ़ने के लिए आसानी ऐसे याद होती है, u इंटू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आपको ऐसे याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बड़ा ब्रैकेट बन dx। अब फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए, इसके लिए एक शॉर्ट टर्म है आई लेट, वेयर आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी ऑर्डर में ही हम जो मल्टीपुल ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, किसको पहले माना जाए किसको दूसरा माना जाए, इसी के बेसिस पर जो पहले आए, जैसे अगर अलजेब्रिक पहले आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, जैसे अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों अगर आ रहे हैं तो अलजेब्रिक वाले को पहले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को बाद में ले लेंगे। इस तरह से तब ये फार्मूला लगा देंगे। और इसी पर एक फार्मूला और है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, यानी e टू द पावर x हो यानी एक्सपोनेंशियल हो, और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है जिसमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। जैसे अगर यहाँ होता ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, तो cos x sin x का डेरिवेटिव है। e टू द पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, तो cos x sin x का डेरिवेटिव होगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू sin x, जुबानी हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाई हमारा पार्ट का फार्मूला हो गया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, अब सवाल उठता है पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाया जाता है जब उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू नहीं होता है या इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं लागू होता है। जैसे वो फंक्शन इस तरह लिखे होते हैं पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में, वेयर पी इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू इज आल्सो पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी बहुपद है, अंश भी बहुपद है और हर भी बहुपद है। तो उसके लिए तरीका है कि ऐसे फंक्शन को, जिसको रेशनल फंक्शन कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं, इनको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो भिन्न दी हुई है उसका अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, यानी उचित भिन्न होनी चाहिए, अनुचित नहीं।
प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि किसी भिन्न में जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स क्यूब प्लस 4 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स क्यूब प्लस 4 लिखा हुआ है, ये कैसी है, रेशनल फ्रैक्शन है, जिसमें अंश की घात हर की घात से कम है। तो जब अंश की घात हर की घात से कम होती है तो उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो अब अगर ऐसा है, उचित भिन्न जब हो गई, पहला काम तय होना चाहिए कि हम चेक कर लेंगे उचित भिन्न है कि नहीं है। जब उचित भिन्न है तब दूसरा काम ये देखेंगे कि उसका हर इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह के 4 तरह का हो सकता है, खास करके पहला दूसरा तीसरा ही टाइप का होता है। क्या है भैया, हर लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड अगर है, जैसे x माइनस ए हो, x प्लस 2 हो, x माइनस 3 हो, x माइनस 1 हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, इसको रैखिक गुणनखंड कहते हैं। इसी को लिख लेंगे a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। उसके बाद हर से गुणा कर देंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूला आप लगा देंगे। अगर इसमें गुणनखंड रैखिक है मगर रिपीटिशन हुआ हो, पुनरावृत्ति हुई है, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ना होकर के x माइनस बी का होल स्क्वायर है, या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाए, तो क्या करेंगे, ए अपान एक्स माइनस है, और जिसका रिपीटेशन है उसको उतनी बार लिखेंगे। एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये होल क्यूब होता तो लिखते बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ऐसे ही अगर हर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, द्विघात गुणनखंड हो, यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो, इस तरह का अगर हो तो लिखेंगे एक लीनियर फैक्टर हो, रैखिक गुणनखंड हो, तो ए अपान लीनियर फैक्टर वाला यानी एक्स माइनस ए प्लस जो द्विघातीय गुणनखंड है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। अब अगर इसका भी स्क्वायर है तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपान दिस एंड प्लस डी एक्स प्लस सी अपान। क्लियर। उसके बाद फिर जो है ए बी की सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो है उसमें हम पुट करके ए बी सी की सिंपल फार्मूला से उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, फार्मूला नंबर 60 है, एक डिफिनिट इंटीग्रल का फार्मूला है। डिफिनिट इंटीग्रल एक फार्मूला है। आप इंटीग्रल 2 तरह का बताया गया था, इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल। यानी फार्मूला नंबर 60 के पहले जितना कुछ आप पढ़े हो वो इनडिफिनिट इंटीग्रल था और ये डिफिनिट इंटीग्रल होता है। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल की वैल्यू फिक्स होती है, इनडिफिनिट में फिक्स नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो वही कांस्टेंट नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं, अलग अलग वैरी नहीं करती है। अब इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स टी एक्स ये कहाँ यूज होता है, ये कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका एरिया जो है आसानी से नहीं निकाला सकता है, यानी लाइक दिस। अगर ऐसा फंक्शन है तो जैसे सपोज ये y इक्वल टू एफ एक्स है और कहा जाए कि इसकी एरिया इस लाइन और इस लाइन के बीच निकालिए, ये हमारा एक्स एक्स डैश है, अरे हमारा वाई वाई डैश है, ये ओरिजिन है, और ये हमारा ये डिस्टेंस मान लिया ए है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बी है,
ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। अब कहा जाए इसकी एक लाइन ऐसे खींच दिया, या यूँ कहा जाए कि इस फंक्शन के नीचे का जो एरिया है इसको निकालो। इसका एरिया जो निकाला जाएगा वो फिक्स आएगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। अब किसके बीच होगा? ए और बी के बीच होगा। यानी ए इक्वेशन जो हो गया हमारा ए लाइन का, एक्स इज इक्वल टू ए हो गया एक्स इज इक्वल टू बी। तो फंक्शन के नीचे वाली जो एरिया है, अगर इसका नाम डाल दें हम ए, इसका नाम डाल दें बी, इसका नाम डाल दें सी, इसका नाम डाल दें सी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी यही हमारा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ए फ्रॉम बी या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जो आप जानते हो उसी फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे। मान लिया इसको इंटीग्रेट करने पर आ गया कैपिटल एफ एक्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट नीचे लगा दिया, अपर लिमिट ऊपर लगा दिया। उसके बाद फिर अपर लिमिट रखा एफ बी माइनस एफ ए, यही हमारा क्या आ गया? इसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होगी ए से बी के बीच में, हमारा इसका एरिया ही निकल जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की सहायता से जो है हम जो सिंपल कर्व नहीं है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रायंगल है, स्क्वायर है, आयत है, वर्ग है का क्षेत्रफल सिंपल फार्मूले से निकाल सकते हो, मगर इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल नहीं सकते हो। तो ये फार्मूला हमारा इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल के परगुण कहते हैं इसको। ये हमारे 6-7 परगुण है। तो एनसीईआरटी के बुक में पहले परगुण को P0 कहा गया है और बाकी को P1, P2, P3, P4। तो इसमें जो है जो इस्तेमाल होता है परगुण 4, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसको तो बिल्कुल आप जुबानी रट लीजिए। और P5 और P6 भी होता है। तो तीनों फार्मूला का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्या है? परगुण 0 यानी प्रॉपर्टी नंबर 0, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। यानी यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल टी है। इसका मतलब वेरिएबल चेंज करने से इसकी वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। टी है, आप मन का जेड लिख लो। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट को इंटरचेंज कर देने पर जो इसकी वैल्यू आती है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसका सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। माइनस ए टू बी एफ एक्स डी इक्वल टू माइनस बी टू ए, यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर देने पर केवल उसका चिन्ह बदल जाता है, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ भी आए आपको ज़रूरत पड़ने पर, जब भी आपको लिमिट को चेंज करना हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज करना हो, तो माइनस निशान लगा दोगे। ठीक। फिर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या हुआ, ये 2 पार्ट में लिखा गया। यानी ऐसे मान ली कोई फंक्शन ऐसे होता, ऐसे सपोज ए वाई इक्वल टू फंक्शन है, ए लाइन है ए बी, ए लाइन है सी डी, और ए डिस्टेंस ए है और ए है बी, तो इसके बीच में हो गया सी। तो हमारा जो ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया जो आएगा, एरिया, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए टू सी फिर सी टू बी, ए टू सी फिर सी टू बी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है।
बस ठीक ऐसे ही ठीक। तो लिमिट को हम दो पार्ट में लिख लिया हमने, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दिया, फिर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को माइनस कर दिया। फिर इंटीग्रल जी अगर 0 टू ए हो यानी लोअर लिमिट 0 हो तो लिखेंगे 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अपर लिमिट में से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को माइनस कर दिया। और अगर है लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर है, सिर्फ चिन्ह का बदलाव है, चिन्ह का फर्क है, यानी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके दो फार्मूले हैं, एक है ट्वाइस 0 टू एफ एक्स डी एक्स और दूसरा है 0। अब इसमें कौन फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए इस फंक्शन में हम एक्स इक्वल टू एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे। तो एक्स जो भी फंक्शन यहाँ पर हो तो वहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, और उसको सॉल्व करने पर अगर वही फंक्शन आ गया यानी एफ एक्स, तो इसका मतलब फार्मूला हो जाएगा 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। अब अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो उसका जो है डिफिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन 0 प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर? यहाँ भी हम जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल जो भी हो, इसके स्थान पर 2a माइनस एक्स रखेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर एफ एक्स आ गया तो ये फार्मूला हो जाएगा, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद जो है लास्ट में जो फार्मूला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, इसको भी ज़रा शार्ट से बता दे रहा हूँ मैं, शार्ट में, यानी समाकल के अनुप्रयोग क्या हैं। तो समाकल का अनुप्रयोग ये है कि इसकी सहायता से हम ऐसे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिनको साधारण सूत्र से निकालना संभव नहीं होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आप सूत्र जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जानते हो, आयत का जानते हो, मगर अगर ऐसे दिया हुआ है कोई फंक्शन, ऐसे वक्र दिया हुआ है, अब कहा जाए y इक्वल टू एफ एक्स, ये वक्र है, फंक्शन का ग्राफ, कहा जाए इसका एरिया निकालो, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, कोई फार्मूला नहीं जानते हो, या ऐसे दिया हुआ है कहा जाए इसका एरिया निकालो, इसका भी कोई फार्मूला आप नहीं जानते हो। इस तरह के फार्मूले, इस तरह का एरिया निकालने के लिए हम जो है क्या करते हैं कि इसको हम x इक्वल टू, ये दूरी हम मान लिया नाम डाल दे रहे हैं, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, तो इसी का एरिया हमें निकालना है। ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये डिस्टेंस हमने मान लिया a ले लिया, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया b की दूरी b है, तो जो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू b हो जाएगा, और इसका इक्वेशन जो होगा x इक्वल टू a हो जाएगा। इसकी एरिया निकालने का तरीका है कि इसको हम इसमें एक पतली सी पट्टी लेंगे, पतली जहाँ तक हो सके एक पट्टी ले गए, और इसको हमने इसका एरिया निकालेंगे पतली पट्टी का, और इसकी चौड़ाई हमने क्या लिया, dx, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी y हो जाएगी। तो पतली पट्टी जो बन रही है ये बिल्कुल कैसी होगी, आयत की तरह होगी, आयताकार होगी। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी y इंटू, तो क्षेत्रफल भी बहुत, चूंकि बहुत ही पतली पट्टी हमने स्ट्रिप ली है, बहुत ही थिन स्ट्रिप ली है, तो एरिया भी जो आएगा बहुत ही कम आएगा। तो इसका एरिया जो आएगा पतली पट्टी का, यानी एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप इज इक्वल टू
लंबाई गुणे यानी एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई वाई है और चौड़ाई डी एक्स है, तो आ गया वाई डी एक्स आ गया। ये हमारा एक्स एक्स डैश है यानी एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश है यानी वाई 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 एक्सिस है। तो पतली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया वाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से हम जो फिगर हमारा ए बी सी डी, जो वक्र के नीचे का एरिया हमें निकालना है, ऐसे इसी पतली पट्टी, बहुत सारी पतली पट्टियां बन सकती हैं। अब एक पतली पट्टी का एरिया वाई डी एक्स होगा, इसलिए जितने भी पट्टी होंगी उनका एरिया वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इस तरह निकालेंगे और जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे जो आएगा वही वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कितना आप जोड़ोगे, अब कितनी पट्टी बनेगी, ये गिनना मुश्किल है। इसलिए उसका तरीका है कि ए से बी तक ये वैरी कर रहा हमारा, ये वैरी, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए से बी के बीच बदल रहा, चेंज हो रहा है। तो ए से बी के बीच जितनी पतली पट्टियां होंगी उसका क्षेत्रफल इंटीग्रेशन से आएगा। देयरफॉर ये क्या हो गया, एरिया ऑफ एक पतली पट्टी का जो क्षेत्रफल आ गया y इंटू डी एक्स हो गया। इसलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी वक्र y इक्वल टू एफ एक्स और x अक्ष और रेखा x इक्वल टू ए और रेखा x इक्वल टू बी के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसी को कहेंगे ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू वाई डी एक्स है, तो ए से बी के बीच में यानी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स ऐसे लिखा जाएगा। और वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसी को हम लिखेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? ये हमारा जो आएगा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो हमारा फंक्शन जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है उसका जो ग्राफ खींचा गया है उसके नीचे की एरिया निकल आएगी। ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब अगर यही हमारा ऐसे होता, यानी वाई एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस के अलांग हमने लिया है, अगर वाई एक्सिस के अलांग हो लाइक दिस, इसका नाम ए डाल दिया और इसका बी डाल दिया, ये एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है और ये ओरिजिन है 0 0, ये ओरिजिन था 0 0। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमने ए ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया, बी ले लिया, और इसमें फिर पतली पट्टी लेंगे। ये पतली पट्टी कैसी है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पतली पट्टी कैसी थी, एक्स एक्सिस के वर्टिकल थी, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर पतली पट्टी, वर्टिकल थिन स्ट्रिप। ऐसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल थिन स्ट्रिप, क्षैतिज पतली पट्टी जो कि आयताकार है। चूंकि ये वाई एक्सिस के अलांग है इसलिए इसकी चौड़ाई जो होगी ये होगी डी वाई, और लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी एक्स, और फंक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होगा। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक पतली पट्टी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। एल मीन्स लंबाई एक्स इंटू डी वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन हमारा एफ वाई है। चलिए कोई बात नहीं, एक्स इंटू डी वाई, ये तो एक पतली पट्टी का हो गया। ऐसे अनेकों पतली पट्टी बन सकती हैं, उनका जो टोटल होगा सबका टोटल करेंगे वही एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से, ए से बी के बीच में। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी क्या, एक्स डी वाई, ए टू बी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई।
आप देख रहे हो यहाँ पर जब x एक्सिस के एलांग जो है होता है तो विद रिस्पेक्ट टू x dx होता है, और जो y एक्सिस के एलांग होता है तो विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर एक ही फंक्शन का, एक ही वक्र का जो ग्राफ खींचा गया है, एरिया इस तरीके से निकालें या इस तरह से निकालेंगे तो दोनों एरिया सेम आएंगे। तो अब इसमें तो और बहुत सारी चीज़ें जो है, कई तरह के फंक्शन होगा, सर्किल होगा, एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, या पैराबोला को कोई लाइन काट रही है, एलिप्स की कोई लाइन काट रही है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो बड़ा लंबा ऐसा है प्रोसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको जो है उसको विधिवत जो है बताया जाएगा। क्लियर? इस तरह से हमारा आज ये लेक्चर ख़त्म होता है। हमने कोशिश किया है कि सारे फार्मूले को आज की वीडियो में जो है बताने की कोशिश की।